अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपने पसंदीदा नॉवल के एपिसोड्स बर वक्त मिल सके। चलते हैं, बिना देर किए इस नॉवल को रीड करते हैं। इस नॉवल का एपिसोड है 10। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपको की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ही लंबी एपिसोड और जल्दी एपिसोड देने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं, नॉवल को रीड करना शुरू करते हैं। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस उस लड़की का मुंह बंद कर रही थी। अनायशा ने अंदर दाखिल होते ही मजबूत लहजे में अपनी इस सारी बकवास का रीज़न पेश किया था। ज़कवान बेड पर नीम दराज अपना सबसे पसंदीदा काम सिगरेट नोशी में मसरूफ़ था। क्या कह रही थी वो लड़की? ज़कवान ने नासमझी का मुजाहरा करते उसकी जानिब देखा था, जो इस वक्त ग्रीन लिबास पर उसके शॉल के साथ सादगी में भी गजब डाल रही थी। अपनी शॉल पर किसी का ज़रा सा लम्स भी बर्दाश्त ना करने वाला अपनी चीज़ पर उसका इतना हक जमाता देखकर उसे अच्छा लगा था। यही कि तुम पर उसका हक है और हमेशा रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भी फिर उसे उसकी हैसियत बता दी। बोलते बोलते वो अचानक रुकी थी। उसे एक बार फिर कुछ गलत बोल जाने का एहसास हुआ था। रही सही कसर ज़कवान जतोई की दिल जलाती मुस्कुराहट ने पूरी कर दी थी। अच्छा लगा तुम्हारा पॉजेसिव अंदाज देखकर। मैं भी अपनी मिल्कियत के हवाले से ऐसे ही पॉजेसिव हूँ। ज़कवान सिगरेट एशट्री में मसलता बेड से उठाया था। उसे अपनी जानिब आता देख अनायशा के हाथों के तोते उड़ चुके थे। देखो, तुम मेरे करीब नहीं आओगी, वरना वरना मैं ये तुम्हारे सर पर मार दूंगी। अनायशा उसे खतरनाक तेवरों से अपनी जानिब बढ़ते देख उल्टे कदमों से पीछे की जानिब बढ़ी थी। ज़कवान बिना कुछ बोली उसे सर से पैर तक बेबाक निगाहों से देखता उसकी निहायत करीब आन पहुंचा था। अनायशा पीछे होते दीवार से आन लगी थी। ज़कवान जतुई, मैं तुम्हें। अनायशा अपने गिर्द दीवार के साथ उसे हाथ लगाते देख बोलते बोलते रुकी थी, क्योंकि ज़कवान उसकी जानिब नहीं बल्कि साथ वाली टेबल की जानिब झुक रहा था, जिसकी दराज से अपनी मतलूबा सिगरेट की डबिया उठाकर वो सीधा हुआ था। अनायशा खिफ़त से लाल पड़ती उसे देख रही थी, जो एक बार फिर उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गया था। आप क्या समझ रही थी सरदारनी साहिबा? क्या करने वाला हूँ मैं? ज़कवान उसे छेड़ने से पास नहीं आया था। कुछ नहीं, मैं वो। अनायशा का पूरा वजूद ज़कवान की कुर्बत पर लरस रहा था। इस शख्स की शिद्दतें बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था। उसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि अनायशा को खौफ महसूस हो रहा था। आखिर इस शख्स की कुर्बत पर दिल यूं बेकाबू होकर क्यों धड़क रहा था? ज़कवान जो पलटने ही वाला था, उसके तपते सुर्ख सेहतमंद गाल देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। अनायशा की कमर में बाजू डालते उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो झटके से उसे अपने साथ लगाते उसकी दाएं गाल पर झुकता अपने होठों को पूरी शिद्दत से वहां रख चुका था। अनायशा उसके लिए अनायशा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ज़ाकवान की गर्म सांसों और मूंछों की चुभन उसकी कसमसाते वो ज़कवान का कंधा अपनी मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। हर बार इसी इरादे से तुमसे दूर जाता हूँ कि दोबारा खुद को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, मगर हर बार खुद से किया अहद खुद ही तोड़ देता हूँ। तुम अहम नहीं हो मेरे लिए।
مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ دل تمہاری جانب ہمکتا ہے، تمہاری قربت کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت تمہیں آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا مطمئن رہتا ہے۔ سردار زاکوان جتوئی کا خود پر سے اختیار کبھی نہیں چھوٹا، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری قربت کا یہ سحر میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے جا سکتا ہے، مگر پھر بھی میں باقی ہر نقصان دہ شے کی طرح تمہیں خود سے دور نہیں کر پا رہا۔ میں جانتا ہوں تم ایک ذرا سا موقع ملنے پر مجھے دھوکہ دے سکتی ہو، ذرا سا کنارہ ملنے پر میری قید سے اڑ جانے کی خواہش رکھتی ہوں، مگر پھر بھی یہ دل اب ان تلخ حقیقتوں سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ محبت کے نام پر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا عمر، مگر اب تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو، اور کمزوریاں پالنے کی عادت زکوان جتوئی پر میں نہیں ہے۔ زکوان اس کے گال پر اپنی جنونیت کی داستان رقم کرتا سرگوشیانہ لہجے میں بولتا، عائشہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ اپنے گال کی جلن بھلائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس سے محبت نہیں مگر ایک عجیب سا دیوانہ پن نظر آ رہا تھا۔ عائشہ پیچھے ہوتی ایک دم لڑکھڑائی تھی، جب زاکوان ہاتھ بڑھاتا فوراً اسے تھام گیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ عائشہ اس وقت خود کو پوری طرح اس کے سحر میں جکڑا محسوس کر رہی تھی، نہ سانسیں قابو میں تھی اور نہ ہی دھڑکنیں معمول پر آ رہی تھی۔ اپنا جادو یہ شخص اس پر چلا رہا تھا اور الزام اس پر ڈال رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر عائشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جو زکوان جتوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ دونوں ایک جیسی کیفیت کا شکار تھی، مگر دونوں کی انا ضد اور اکڑ کا محل اس قدر بلند تھا کہ ہار ماننا دونوں ہی کو منظور نہیں تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ دو دلوں کے نہ ملنے کا دشمن ظالم سماج نہیں، بلکہ ان دلوں کے مالکان خود ہی بہت بے درد تھے، جو دوری اختیار کر کے ایک دوسرے کے لیے تڑپ تو سکتے تھے، مگر ایک دوسرے کے آگے جھک کر محبت کا اقرار نہیں کر سکتے تھے۔ زاکوان واپس پلٹا تھا جب اس کے دور ہونے سے پہلے ہی عائشہ اس کے کرتے کا کالر پیچھے سے اپنی مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ عائشہ کا لہجہ کپکپاتا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف بالکل نہیں تھی۔ زاکوان کا جو رویہ اس کے ساتھ تھا، وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ رخصتی اس نے اپنی کوئی نفرت نبھانے یا انتقام لینے کے لیے نہیں کی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ سردارنی صاحبہ، نیچے محفل شروع ہونے والی ہے، سب لوگ آ چکے ہیں، میرا انتظار ہو رہا ہے، مجھے جانے دے۔ زکوان جتوئی ہمیشہ کی طرح اپنی من مانی کرنے کے بعد واپس سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ کیوں ہر بار آپ ہی کی کیوں سنی اور مانی جائے؟ سردار سائی، آج آپ کو میری بات کا جواب دے کر ہی جانا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو اس کمرے سے نہیں جانے دوں گی۔ آخر کو سردارنی ہوں میں یہاں کی، کچھ اختیار میرے بھی تو ہے نا سردار سائی؟ عائشہ اس کے مقابل آتے سینے پر بازو باندھے بولی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ زاکوان کو نیچے اس محفل میں جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو باتیں اسے سفینہ نے کہی تھی، اس کے بعد سے اسے ایک انجانے خوف نے آن گرا تھا۔ سردارنی صاحبہ، ایسی حماقت مت کرے۔ سردار زاکوان جتوئی کو اپنی مرضی کرنے کی سے آج تک کوئی نہیں روک پایا۔ مہر جان، یہ حویلی میں ہلچل کیسی ہے؟ یہ سب کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں نے اس حویلی میں اتنی رونق کبھی نہیں دیکھی، نہ ہی ملازمین سمیت گھر کے سب عورتوں کو اتنا خوش دیکھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی ہے۔ زرجان مہر جان کی حویلی میں غیر معمولی ہلچل دیکھ ان سے پوچھے بغیر نہ رہ پائی تھی، جب ان کی آنکھوں میں اداسی میں اب خوشیوں کی ملاوٹ گھل گئی تھی۔ ان کی تکلیف بھری داستان سن کر زرجان کو کہ ان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، جنہوں نے دشمنوں کی سازش میں اپنے باپ، بھائی، بھتیجوں اور شوہر کو کھو دیا، اکیلی عورت ہونے کی وجہ سے ان ظالموں سے بدلہ نہیں لے پائی تھی
और सब खुश तो होंगे ना ज़री। आज इतने सालों बाद इस उजाड़ और वीरान पड़ी हवेली की खुशियां लौटने वाली है, मेहरजान उसे बताते नम आंखों के साथ धीरे से मुस्कुराई। मैं कभी नहीं, मैं समझी नहीं मेहरजान, क्या कोई आने वाला है यहाँ? जरजान उनको देख खुश होती हैरत ज़दा सी थी। हाँ, इस घर का, हमारे लावारिस पड़े कबीले को संभालने वाला, इन सब को उनके हक देने वाला लौट रहा है। वो वापस आ रहा है जिसकी गद्दी को इतने सालों से मैं संभाले हुई थी। वो गद्दी नशीन लौट कर आ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। मेहरजान की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। आप किसकी बात कर रही हैं? जरजान अभी भी कुछ नहीं समझ पाई थी। अपने बेटे की बात कर रही हूँ, जिसे इतने सालों से देखा तक नहीं है मैंने, जिसे दुश्मनों से छुपा कर रखने के लिए अपनी ममता को प्यासा रखा मैंने। मेरा बेटा वापस लौट रहा है, अपने मजबूत चट्टान बनकर। अब ये सब दुश्मन उसका बाल भी बीका नहीं कर पाएंगे। मेहरजान की बात सुनकर जरजान को बेयकीनी भरी नजर नहीं से उसे देखा था। क्या नाम है आपके बेटे का? जरजान के लब होले से हिले थे। सैयद यजदान हमदानी, मेरा इकलौता बेटा, इस कबीले का इकलौता वारिस। मेहरजान के लहजे में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत की। आप कितने साल बाद मिलेंगी अपने बेटे से? जरजान को उन्हें खुश देखकर खुशी महसूस हुई थी। जब उन जालिमों से बचाकर उसे खुद से जुदा किया था, पूरे 24 साल के बाद देखूंगी मैं अपने बच्चे को। 2 साल का था और वो सब उसे वापस से नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए इतने सालों तक उससे मिलने ना गई और ना ही उसकी एक झलक देख पाई। सिर्फ इसकी सलामती और हिफाजत के लिए इतना अरसा अपनी ममता को मारा है मैंने, लेकिन अब फाइनली मुझे मेरे सब्र का बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है। मेहरजान की खुशी आज नहीं संभल रही थी। जरजान ने भी साख्ता उनकी दाई में खुशियों की दुआ की थी और उनके बेटे की सलामती की भी, जो आते ही बहुत सारे दुश्मनों में गिरने वाला था। मेहरजान, क्या आपको लगता है कि उन्हें अब भी यहाँ बुलाना ठीक होगा? वो यहाँ की साजिशों और दुश्मनियों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। वो आते ही सब कैसे फेस करेंगे? वो नहीं चाहती थी कि उसकी मेहरजान दुखी हो, इसीलिए उसने उनके सामने अपने खदशात रखे थे। मेहरजान के बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचे, मैंने इस हवाले से पूरा बंदोबस्त कर रखा है जरी। अपने बेटे पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ने दूंगी। मेहरजान मुस्कुराकर उसे जवाब देती, किसी के बुलाने से वहां उठ गई थी। बीबी जी, आपके घर से कॉल है। जरजन खामोशी से बैठी मेहरजान के चेहरे को पर धीमी और पुरसकून मुस्कुराहट सजाए मुलाजमिन को हिदायत देती देख रही थी। जब मुलाजमा ने उसे फ़ोन का आकर बताया, जरजान ने हैरान होते फ़ौरन से फ़ोन कान से लगाया, क्योंकि पहले कभी ऐसे उसे कॉल नहीं की गई थी। उसका दिल अंदर से खौफजदा हो उठा था, कहीं उन्हें हमले के बारे में खबर तो नहीं होगी। वो मेहरजान को सारी बात बता चुकी थी, ये भी कि उसने दिलशेर के साथ एक घर में रात गुजारी थी। मेहरजान को उसने पहली से दिलशेर के बारे में बता दिया था। उम्र में वो उसकी माँ की जगह पर थी, मगर दिखने में वो वो जरजान को अपनी बड़ी बहन ही लगती थी। और जिस तरह वो उसके साथ दोस्ताना अंदाज में रहती थी, जरजान को अपनी दोस्त ही लगती थी। अनायशा के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिनसे वो कभी अपनी हर तकलीफ, अपना दर्द और दिल की हर अनकही बात शेयर कर सकती थी, और वो भी आगे से उसे मोहब्बत से सुनती और समझती थी। अम्मा साईं, ये क्या कह रही है आप? मैं यहाँ 15 दिन के लिए रहने आई थी और आप मुझे आज ही वापस आने को कह रही है। ये क्या बात हुई? मैं नहीं आऊँगी। अपनी माँ का वापस आने का हुक्म सुनकर जरजान बच्चों की तरह जिद करती बोली। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी जल्दी उसे वापस क्यों बुला रहे हैं। क्या हुआ जरी? मेहरजान उसकी आवाज़ सुनकर उसके करीब आई थी। उसके मुंह बस रुक कर बताने पर उन्होंने उसके हाथ से मोबाइल लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहन जी, मैं ठीक हूँ जी, आप फिक्र मत करें, जरी आज ही आ जाएगी। मेहरजान की बात सुनकर जरजान ने उन्हें नाराजगी से देखते हुए वहां से उठी थी।
मुझे नहीं पता था कि आप भी यही चाहती हैं कि मैं आपके घर से चली जाऊं। मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊंगी। जरजान का चेहरा खफकी और नाराजगी से लाल हुआ था। अरे मेरी प्यारी सी जज्बाती लड़की, कोई बहुत ज़रूरी काम होगा इसी वजह से यूं अर्जेंट बुला रहे हैं। मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द तुम्हें वापस बुलाऊंगी, और इस वक्त यूं नाराज़ होकर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। जरजान ने मोहब्बत से उसे मना लिया था। जरजान उसके सामने सामने तो मुस्कुरा दी थी, मगर अंदर से उसे खौफ खाए जा रहा था कि आखिर उसे क्यों बुलाया गया है। क्यों हर बार आप ही की क्यों सुनी या मानी जाए सरदार साईं। क्यों हर बार आप ही की क्यों सुनी और मानी जाए सरदार साईं। आज आपको मेरी बात का जवाब देकर ही जाना पड़ेगा, वरना मैं आपको इस कमरे से नहीं जाने दूंगी। आखिर को सरदारनी हूँ मैं यहाँ की, कुछ इख्तियारात मेरे पास भी तो होने चाहिए सरदार साईं। अनायशा उसके मुकाबले आते सीने पर बाजू बांधे उसी के अंदाज में बोली थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो ज़ाकुआन को नीचे इस महफिल में जाने ही नहीं देना चाहती थी। जो बातें उसे सफीना बेगम ने कही थी, उसके बाद से उसे खौफ ने आन घेरा था। सरदारनी साहिबा, ऐसी हिमाकत मत करे। सरदार ज़कुआन जतोई को अपनी मर्जी करने से आज तक कोई नहीं रोक पाया। ज़कुआन ने बीच में मौजूद 2 कदम का फासला तय करते उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। अनायशा फौरन पीछे हुई थी, दरवाजे से जा लगी थी। अनायशा आजम खान भी हमेशा अपनी जिद पूरा करके ही रहती है सरदार साईं। अनायशा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। अनायशा आजम खान बनकर रोकना चाहती हो या मेरी सरदारनी बनकर, ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सरदारनी का पलड़ा हमेशा अनायशा आजम खान से भारी रहेगा। ज़कुआन ने उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटे उसके चेहरे को अपने बहुत करीब खींच लिया था। उसकी गर्म सांसों से घबराती अनायशा ने कसमसा कर पीछे होना चाहा, मगर ज़कुआन ने ऐसा होने नहीं दिया था। बोलो, क्या मेरी सरदारनी बनोगी? ज़कुआन की बेबाक निगाहें उसकी गर्दन के ऐन बीच बने तिल पर थी। अनायशा की सांसें मुंतशिर हुई। उसे महसूस हो रहा था इस शख्स को यहाँ रोक कर वो वाकई गलती कर रही थी। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सरदार साईं। मैं भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसके दिल में मैं नहीं रहती। अनायशा के दिल में उसकी कही ये बात अब तक घिरी हुई थी। साथ रहने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी तो नहीं होता। बहुत से लोग बिना मोहब्बत के एक साथ जिंदगियां बसर कर देते हैं। ज़ाकुआन का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि उसके बोलने पर अनायशा को उसके होंठ अपने चेहरे से टच होते महसूस हुए थे। अनायशा जी जान से लरज़ उठी थी। इस शख्स की ये बोलती गुर्बतों से आहिस्ता आहिस्ता अपना असीर कर रही थी, जो वो नहीं होना चाहती थी। मेरे लिए ज़रूरी है। अनायशा ने उसके सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर ज़कुआन ने उसके दोनों हाथ थाम कर अपनी कमर के गिर्द बांधते उसे मज़ीद अपने करीब कर लिया था। तो आप मुझसे मोहब्बत कर लें, ताकि वही काफ़ी हो जाए हम दोनों के लिए। ज़कुआन उसकी सांसों की महक लेता मखमूर लहजे में बोला था। उसे इस शख्स की वाकई समझ नहीं आई थी, जो उसे अपने साथ तो रखना चाहता था, मगर उससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था। मोहब्बत अपनी मर्जी से की नहीं जाती, ये बस हो जाती है। कभी भी कहीं भी अपने हर अमल हर फैसले पर बहुत इख्तियार रखते हैं ना आप सरदार साईं। मगर ये मोहब्बत एक बहुत ही बेइख्तियारी भरा अमल है, जिस पर आप जैसे सरदारों के हुक्म नहीं चल पाते। इतने लोगों को अपने पीछे तड़पाते हैं। मैं चाहती हूँ आपको भी मोहब्बत हो, और आप भी ऐसे ही उस इंसान के पीछे भागे तड़पे, ताकि आपको भी दूसरों की तड़प का अंदाज़ा हो। अनायशा के अंदाज में एक जिद थी, सरदार ज़ाकुआन जतोई की मोहब्बत में बर्बाद होता देखने की जिद। बद्दुआ दे रही हूँ सरदारनी साहिबा। ज़ाकुआन जतोई पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, बस उसकी मकनातीसी आंखों की चमक मजीद बढ़ गई थी। नहीं, बद्दुआ नहीं दे रही, सिर्फ मोहब्बत की ताकत से आगाह कर रही हूँ।
जो आपकी ये सारी अकड़ और गुरूर मिट्टी में मिला देगी। और अगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत ना हुई तो फिर जो तकलीफ उठानी पड़ेगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिस्टर ज़ाकवान जतोई। अनायशा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक पर अपनी बात खत्म करते वहां से हटना चाहा था, मगर उसके लफ्जों के जो तीर चलाए थे वो ज़कवान जतोई हजम नहीं कर पाया था। उसने अनायशा को वहां से हटने से पहले ही वापस दरवाजे की जानिब धक्का दिया था। अनायशा की कमर बहुत जोर से दरवाजे से टकराई थी। उसने हैरत भरी नजरों से आंखें फाड़े ज़कवान को देखा था, जिसकी आंखें न जाने क्यों बेहद लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा अपने करीब करते ज़कवान उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। मैं सरदार ज़कवान जतोई हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ, और जिससे मोहब्बत करूँगा वो भी सिर्फ मेरी आंखों के सामने मेरी बाहों में रहेगी। जिसने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो इंतहाई इबरतनाक अंजाम होगा उस इंसान का। और अगर उसने ऐसा करना चाहा तो उसकी और अपनी जान ऐसे एक करूँगा कि वापस वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगी। मुझे परवाह नहीं होगी कि वो मुझसे नफरत करे या मोहब्बत, मगर रहना उसे हमेशा मेरी कैद में ही पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती रही या अपनी मर्जी से। ज़कवान की दहकती सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होते उसके हाथ के लम्स पर अनायशा का पूरा वजूद लरस उठा था। वो अब तक उस शख्स के इस जुनून से तो वाकिफ ही नहीं हुई थी। अनायशा ने कुछ बोलना चाहा, मगर ज़कवान की अगली हरकत पर वो अगली हरकत उसकी सांस से अटका गई थी। वो उसकी गर्दन के तिल पर झुक गया था। उसके मूंछों की रगड़ और बेरहम होठों का लम्स अनायशा के लिए जानलेवा साबित हुआ था। उसे अपने हवास साथ जोड़ते हुए महसूस हुए थे। वो हमेशा शेरनी बनकर उसके साथ टकराने खड़ी होती थी, मगर वो अपनी शिद्दतें लुटाता उसकी नाजुक जॉन को सहमी हिरनी बना देता था। वो इस वक्त वही हुआ था। अनायशा लड़खड़ाकर गिरने से बचने के लिए उसकी शर्ट को दबोचे हुए थी। उस दिन ज़ाकवान जतोई के लम्स में एक जिद सी महसूस हुई थी उसे, मगर आज उसी लम्स में इंतहा का गुस्सा था। क्या उसकी बात का इतना गुस्सा आया था उस शख्स को? दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ। अनायशा उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में दबोचे खड़ी उसका सत्यानाश कर चुकी थी। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सरदारनी साहिबा? ज़कवान एकदम अपने पुरसकून अंदाज में वापस लौटा। उसका लाल अंगारा होते चेहरे को देखता शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला था, हमेशा वो अपनी शिद्दतें लुटाने के बाद ऐसे ही पुरसकून हो जाया करता था। अनायशा को अपनी गर्दन अभी तक जलती महसूस हुई थी। उसने ज़कवान के मासूमाना अंदाज पर पूछने वाले सवाल पर उसे खूनख्वार नज़रों से घूरते रास्ता छोड़ दिया था। शुक्रिया मेरी सरदारनी, जल्दी से नीचे आ जाइएगा, मुझे महफिल में आपके आने का इंतज़ार रहेगा। ज़कवान उसके माथे पर नरमी से लब रखता वहाँ से निकल गया था, जबकि अनायशा उसके जाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे उसकी मोहब्बत ना मिलने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों आया था। तो क्या वो किसी से मोहब्बत करता था? मगर किस से मोहब्बत करता था वो? अगर करता था तो वो लड़की उसके साथ उसके पास क्यों नहीं? ये बात सोचती अनायशा एक लम्हे के लिए टटकी थी। तो कहीं वो अनायशा से बात मुकम्मल करना मुश्किल हुआ था। नहीं, वो मुझसे तो नफरत करता है ना? हाँ, वो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैं उसके दुश्मनों की और महनाज आजम खान की बेटी हूँ, जो इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने की गुस्ताखी कर चुकी है। हाँ, वो ऐसा ही सोचता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अनायशा ने फौरन दिल की बात रद्द करते दिमाग की कहीं पर यकीन करता किया था। ये बात सोचते ही उसका दिल इतनी बुरी तरह धड़क उठा था। अगर ये सच होता तो उसका क्या बनता? अनायशा अपना बिगड़ा हुलिया ठीक करती शीशे के सामने आन खड़ी हुई थी। जंगली इंसान
अनायशा अपनी गर्दन पर बने सुख निशान को देखते दिल के धड़कते दिल के साथ बस बड़बड़ा कर रह गई थी। हमेशा ये शख्स हर बात में अपनी मनमानियां ही करता था। अनायशा अपनी शॉल दुरुस्त करती नीचे आई थी जहां उसे अपने घर वालों के आने की खबर मिली थी। उसका दिल बेअख्तियार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठा था। उसने शबनम से पूछा था कि वो कहाँ है, मगर शबनम ने फौरन लाइल्मी का इजहार करते सर नफी में हिला दिया था। सरदारनी, मैंने जो कहा था इस बात पर कायम होना तुम। अनायशा खुद ही उस जालीदार दीवार की जानिब बढ़ रही थी जब सफीना बेगम की पुकार पर वो चौंक कर पलटी थी। जी, कौन सी बात? अनायशा ने नासमझी से उनकी जानिब देखा था। उसका ये अंदाज सफीना बेगम और उनके साथ खड़ी गुलनाज बेगम को आग लगा गया था। ओह सॉरी, आप उस बारे में बात कर रही हैं। जी जी, मैं बिल्कुल कायम हूँ। अनायशा ने याद आते ही मुस्कुराकर फौरन इस बात में सर हिला गई थी। शाबाश। जी तो फ्रेंड्स, ये था एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका एपिसोड पढ़कर अच्छा लगा होगा और सुनकर भी। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पर आप लोगों को जल्दी एपिसोड मिल जाया करेगी और एपिसोड लंबी भी मिल जाया करेगी।